आ रहा, बढ़िया आ रहा है। चलिए, चलो ठीक है, हो गया, बंद करो बात। अब यहाँ देखो, चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर हम लोगों का है भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं, पढ़े ना जी? यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कहाँ के राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे? भारत। ऐसे अगर राष्ट्रवाद की हम बात करें तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था सबसे पहले, उदय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सबसे पहले कहाँ? यूरोप में। कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो क्या बोलिएगा? कहाँ हुआ था? इटली। कहाँ हुआ था? इटली। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब राष्ट्रवाद होता क्या है उसी को हम लोग समझेंगे। इससे पहले भी हम लोग समझे हुए हैं, पहला चैप्टर में हम लोग समझे हुए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को, समझे थे ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महादेश का एक देश जिसका नाम क्या है? भारत। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग को क्या करना है? समझना है। अब देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, जिसमें क्या चीज? तो देखिए, जिसमें राजनीतिक, जिसमें सामाजिक, जिसमें सांस्कृतिक एकीकरण का क्या हो? आभास हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो राष्ट्रीय चेतना का उदय, कहने का मतलब हुआ कि ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय होना चाहिए जिसमें राजनीतिक रूप से एकता हो, सामाजिक रूप से क्या हो? एकता हो, सांस्कृतिक रूप से एकता हो, और सबका एकीकरण। कहने का मतलब ये हुआ कि सब में क्या हो? एकता हो। अलग अलग बोल सकते हैं कि अलग अलग क्या नहीं होना चाहिए? मान लेते धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर सब में एकता अगर नहीं होगा तो उसको हम राष्ट्रवाद नहीं बोलेंगे। यही अगर सब में एकता हो जाएगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे, और राष्ट्रीय चेतना का उदय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब देखिए, बात है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अब हम 19वीं शताब्दी बोल रहे हैं, यानी 1800 से लेके 1899 तक। 1800 कितना तक? इतना के बीच के जो काल को होगा, इतने के बीच का जो समय होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी। जैसे अभी हम लोग 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कितना शताब्दी में? 20वीं में। तो कहने 21वीं में जी रहे हैं। 21वीं में ना जी रहे हैं जी, 21वीं में जी रहे हैं। और 21वीं कहने का मतलब क्या हो गया कि 21वीं कब तक चलेगा? 2099 तक चलेगा। और उसके पश्चात क्या होगा? 2099 के बाद 2100 होगा। क्या होगा? 2100 हो जाएगा। तब हम लोग क्या मान चल जाएंगे? 22वीं शताब्दी में चल जाएंगे। तो शताब्दी मतलब समझ में आ गया सबको? 19वीं बोल रहे हैं मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में बंधने वाले तत्व। अब देखिएगा, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मतलब 19वीं शताब्दी के पहले, ठीक है, तक भारत छोटे छोटे राज्य में क्या था? विभक्त था। अपना जो भारत है कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। और निश्चित रूप से ये जो बात कहा गया छोटे छोटे राज्य में विभक्त था, भारत था भी। और भारत जो था, अपना भारत कुल मिलाकर 565 देशी रियासत में बटा हुआ था। 565 छोटा छोटा टुकड़ा में क्या था? बटा हुआ। अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अपने भारत की बात करें, तो कितना टुकड़ा में बटा हुआ है? भारत टुकड़ा में तो नहीं है, कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है। फिर भी अगर बोला जाए तो देखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो सोचिए उस समय कितना, तो कई छोटा छोटा टुकड़ा में 565 टुकड़ा में भारत बटा हुआ था। जब हम लोगों को आजादी भी उस समय नहीं मिला था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में
बांधने वाले तत्व का क्या था, अभाव था। उस समय ये जो अपना प्यारा भारत है 565 छोटा छोटा टुकड़ा में जो बटा हुआ था, इस 565 छोटे छोटे टुकड़े को एक सूत्र में बांधने वाला जो तत्व हुआ करता था उसका क्या था, अभाव था। सब समझता था क्या कि जितना 565 जो देशी रियासत था, जितना भी देशी रियासत था, सब जो है क्या समझता था, जितना मेरा देशी रियासत है उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये नहीं समझता था कि पूरा भारत ही क्या है, अपना है, पूरा भारत ही क्या है, अपना है। ये नहीं समझता था, सिर्फ समझता था कि नहीं हम जितना राज पर मेरा अधिकार उतने से हमको मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ये अभाव था, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, वर्तमान समय की देखिए, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा देश वाला भारत पर आक्रमण करेगा तो क्या कहेंगे, अपना मेरे देश पर आक्रमण करेगा, छोड़ेंगे नहीं। होता है कि नहीं होता। तो ये राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो इसका कमी था उस समय, ठीक है। समान न्याय व्यवस्था का क्या था, अभाव था। यानी सभी के साथ न्याय व्यवस्था नहीं था, सभी के साथ न्याय व्यवस्था नहीं था, इसका भी अभाव था। राष्ट्रीय एकता की क्या थी, कमी थी। राष्ट्रीय एकता की कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से क्या करे, जोड़े। तो कहने का मतलब अब यहां से एक पॉइंट आया, राष्ट्रीय एकता। किसका, राष्ट्रीय एकता। ये जो राष्ट्रीय एकता की हम बात कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय एकता की क्या थी, कमी थी। और राष्ट्रीय एकता का अर्थ मतलब समझते हैं, मतलब जो भारत में रहने वाला लोग है, सभी लोग है, भारत में रहने वाला सभी लोग को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े, इस तत्व की क्या थी, कमी थी। सबका अपना अपना अलग क्या था, मंशा था, एक मंशा किसी का नहीं था। सब अपना अपना फायदा के लिए क्या करता था, सोचता था। सबका सोच एक नहीं था। कब, जब भारत छोटे छोटे टुकड़े में क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कहने का मतलब 1850 से बाद, 1850 के बाद, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब बाद, मतलब 1850 के बाद कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी क्या होती गई, दूर होती गई, और भारत एक संपूर्ण संगठित राज्य के का स्वरूप ग्रहण करने लगा, और यही राष्ट्रवाद है। अब कहता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1800 कुछ ईस्वी के बाद, आप याद करिए अंग्रेजों का शासन था उस समय। उस समय हम लोगों पर शासन कौन कर रहा था, अंग्रेज शासन कर रहा था। और अंग्रेज उस समय भारत पर अत्याचार कर रहा था। अंग्रेज उस समय भारत पर क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। याद करिए, डलहौजी नाम सुने हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ऐसा ऐसा नीति बनाकर लाता था कि राज्य को हड़प लेता था, राज हड़प नीति लाया था। यानी 1850 ईस्वी के आसपास और उसके बाद का जो समय हुआ करता था, उसमें होता क्या है, अंग्रेज ऐसा ऐसा काम करता है कि सब लोग अंग्रेज से क्या हो जाता है, अंग्रेज का क्या हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, अंग्रेज के विरुद्ध हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके राज्य में अगर आपके राज्य पर अधिकार कर लेता है अंग्रेज, जैसे झांसी पर अधिकार कर लिया, जैसे सतारा पर अधिकार कर लिया, जैसे बंगाल पर अधिकार कर लिया, जैसे अवध पर अधिकार कर लिया, यानी ये सब पर धीरे धीरे क्या कर रहा अधिकार। और जब सब पर धीरे धीरे अधिकार कर रहा है, करेगा, तो सबका मंशा एक ही होने लगेगा कि अंग्रेज क्या है, गलत है, अंग्रेज क्या है, गलत है। और अंग्रेज गलत है, इसका विरोध क्या सिर्फ एक ही देशी रियासत करेगा, नहीं, सब देशी रियासत करने लगेगा विरोध कि नहीं ये गलत है। और जब सब एक साथ आकर किसी चीज का विरोध करेगा तो निश्चित रूप से उससे एक चेतना का उदय होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता संग्राम। जब इसी राष्ट्रवाद को लेकर जब लोग मांग करना शुरू कर देगा, तब शुरू होगा क्या, स्वतंत्रता संग्राम। तो बात समझ में आया कि भारत में शुरू में राष्ट्रवाद क्यों नहीं था,
क्योंकि भारत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। सबका जो है मत एक समान नहीं था, सबका मांग एक समान नहीं था, सबका मांग क्या था, अलग अलग। सब अपने अपने फायदा के लिए क्या करता था, काम करता था। लेकिन 1850 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज प्रताड़ित किया छोटे छोटे देशी रियासत को जब लूटना शुरू किया, तब सब में क्या आया, धीरे धीरे एकता, कि अंग्रेज को क्या करेंगे, सब मिलकर क्या करेंगे, देश से बाहर करेंगे। यही क्या है, राष्ट्रवाद। ठीक है, बता ही थे कि राष्ट्रवाद है क्या, तो एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर एकता स्थापित अगर हो जाए तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो आगे देखिएगा, आगे कहता है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो ये राष्ट्रीय चेतना लोगों में आया कि नहीं, ये मेरा देश है, हमारे देश पर कोई दूसरा कोई आकर अधिकार नहीं कर सकता है, हम लोगों पर शासन नहीं कर सकता है, इसका कारण क्या था, तो इसका कारण अंग्रेज था। इसका कारण क्या था, अंग्रेज था। कौन सा शासन व्यवस्था था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था था। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, यानी ब्रिटिश शासन क्या क्या परिवर्तन किया, तो राजनीति में परिवर्तन किया। किसने परिवर्तन किया, राजनीति में। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किया, उसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारतीय जनता के सभी वर्ग का शोषण हुआ। सभी वर्ग का क्या हुआ। और वर्तमान समय में देश में आप देख रहे हैं कि बार बार हम सब विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, पेपर हो जाता है क्या, लीक। और वर्तमान समय में आप देश का स्थिति देखिए, ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई किया था कौन, भारतीय हमारी स्वतंत्रता सेनानी, जो अभी सरकार से लड़ाई कर रहा है, सरकार के सामने क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। देखिए दिल्ली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो यही कारण था। ठीक अंग्रेज भी इसी प्रकार से कि एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, उधर से आते हैं, परीक्षा का पेपर लीक हो जाएगा, और उसके बाद जब मांग किया जाएगा तो ऊपर से डंडा खाइए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से उस समय भी हो रहा था जिस समय अभी हो रहा है, कहाँ, देश में। तो कुल मिलाकर याद रखना, उस समय अंग्रेज था और इस समय कौन है, अपना ही है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। तो अभी शोषण हो रहा था किस पर, भारतीय जनता पर। शोषण कौन कर रहा था, अंग्रेज का। शोषण कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहा था। और बताइए, सभी वर्ग का शोषण होगा तो सब वर्ग में प्रताड़ित हुआ। हम मारेंगे, इधरों मारेंगे, उधरों मारेंगे, सबको एक तरफ से पीट देंगे। तो क्या मेरा कोई साथ देने वाला इसमें रहेगा, नहीं रहेगा जी। मेरा कोई साथ नहीं देगा, कहेगा एक के बार सब प्लान बनाएगा, इस सर जी के रास्ता हम पूछ रोकबे वो आप पूछ दी, ऐसे नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए यही हो रहा था भारत में। तो छोटा छोटा जितना भी टुकड़ा में भारत बटा हुआ था, वो सबको प्रताड़ित धीरे धीरे अंग्रेज कर रहा था। और उसके बाद जब सबको प्रताड़ित किया, तब सबको नींद खुला कि अंग्रेज बाहर से आया, 1600 ईस्वी में आया था बाहर से, और हम लोगों पर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अब अंग्रेज को छोड़ना नहीं है, सब मिलकर क्या करेंगे, इसको भगाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय चेतना, यही क्या है, राष्ट्रीय चेतना। जैसे मान लेते हैं आपके घर के आसपास दूसरा गांव वाला आकर अगर मार करेगा, क्या करेगा, मेरे घर के बगल में, हमारे घर के बगल में आकर मारेगा, निकलो तो सब मिलकर कूट देगा। कूटेगा कि नहीं कूटेगा, कहेगा दूसरा गांव वाला है, हो जाएगा गांववाद। बताए कि नहीं बताए हैं। उसी प्रकार टोलावाद होता है, उसी प्रकार जिलावाद, उसी प्रकार राज्यवाद। दूसरा देश वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़े, देखिएगा, शोषण हुआ जिससे जनता के बीच क्या हुआ, असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप ले लिया। जनता खुश था अंग्रेज से, नहीं, आओ लूटो, खूब लूट लो, लेके जाओ कहां, इंग्लैंड। क्या लेकर जाओ, भारत का जो सोना का चिड़िया, भारत के पास जो सोना था, धन था, संपत्ति था, सब लूट कर कहां जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। तो क्या भारतीय इससे खुश रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। आप लोग खुश रहिएगा कि आपके घर में जाएंगे, दो चार बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आ जाएंगे, हाँ अच्छा किया भने लेके चल गया, बढ़िया लगेगा। पहले पकड़ लीजिएगा, बांध दीजिएगा, खूब पीटिएगा, पीटिएगा नहीं पीटिएगा। ये हो गया आपका घौरवाद। क्या हो गया, घौरवाद। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद। तो लोग में असंतोष आएगा तभी ना विरोध करेगा। आप हमसे संतुष्ट रहिएगा, खुश रहिएगा तो मेरा विरोध करिएगा, नहीं करिएगा। तो अंग्रेज का विरोध क्यों किया,
क्योंकि अंग्रेज क्या किया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में क्या किया, शोषण किया, और इसीलिए किसको असंतोष हो गया, जनता को। कौन जनता, भारतीय जनता। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक, डाक मतलब नहीं नहीं, पोस्ट ऑफिस में डाक होता है, यहाँ से डाक देंगे बंबई पहुंच जाएगा, तुरंत नहीं पहुंचता, टाइम लगता है। तो अंग्रेज शुरू कर दिया डाक, तार, तार मतलब समझते हैं, चिट्ठी। तार मतलब क्या होता है, चिट्ठी। तो पहले चिट्ठी आता था, पहले क्या आता था, चिट्ठी आता था। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी ना मोबाइल होता है, तुरंत पेट दर्द कर रहा है तो मम्मी पेट दर्द कर रहा है, तुरंत फोन लगा दे, मम्मी पेट दर्द कर रहा है, तुरंत होता है कि नहीं होता है। लेकिन बताइए उस समय लोग कैसे रहते होंगे, जिसको पेट दर्द कर रहा होगा, कोई बीमार होगा, या किसी का कोई कहीं मर गया होगा, तो कैसे रहता होगा बताइए। चिट्ठी आने में भी कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अभी क्या करते हैं, तुरंत, हाँ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये मर गया, जल्दी जल्दी फ्लाइट पकड़ के 1 दिन में पहुंच जाता है, पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं दिल्ली में जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे। बताइए उस समय अखबार नहीं होता, उस समय डाक नहीं होता, उस समय तार नहीं होता, रेल नहीं होता, ये सब की बात उस समय नहीं था, ये सब उस समय नहीं था। तो कैसे लोग का भावना, लोग के साथ मान लेते हैं, भारतीय लोग के साथ अगर मान लेते हैं क्या हो जा रहा है, कुछ दुर्घटना हो जा रहा है कि जैसे अंग्रेज मार रहा है कहीं दूसरे जगह, अंग्रेज का हम विरोध करने गए, अंग्रेज कूट दिया, खूब मारा। तो हमारे बातों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत समय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या कर चुका था पता है, अंग्रेज डाक, तार व्यवस्था, रेल, छापे खाना, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास कर लिया था। और कर लिया था, ये भी काफी फायदा किया किसके लिए, हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए। डाक के माध्यम से अंग्रेज प्रताड़ित जहां कर रहा था, वहां से न्यूज आता था, चिट्ठी लिखा जाता है कि भाइयों बहनों सब आ जाओ, इस क्षेत्र में अंग्रेज हम लोगों को क्या कर रहा है, पीट रहा है, इस क्षेत्र में अंग्रेज क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो डाक के माध्यम से, तार के माध्यम से, और रेल में भर भर कर जाता था क्या करने, अंग्रेज का विरोध करने। फिर छापे खाना में पत्र जो लिखा जाता था, पत्र में अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसे शोषण करता था, भारतीयों पर कैसे अत्याचार करता था, ये सब लिखा जाता था। और इस सब को जो पढ़ता था उसका खून खौल जाता था। और खून खौल जाएगा तो क्या वो चुप बैठेगा, नहीं, उठाएगा डंडा, चल देगा क्या, किसके खिलाफ, प्रदर्शन करने के लिए, अंग्रेज के खिलाफ। तो इस प्रकार से ये भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, डाक, तार, रेल, छापाखाना, ये सब। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, इसका जो विकास किया गया था ना, तार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेल, छापाखाना, ये सब शासन प्रशासन अंग्रेज अच्छा से चला सके भारत में, उसको फायदा हो इसलिए आया। लेकिन इसका फायदा भारतीयों को भी हुआ, राष्ट्रीय चेतना को जगाने में, देश के प्रति लोगों को क्या करने में, सजग करने में। तो होता क्या है, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नहीं होगा, अभी मोबाइल में देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो क्या हम बताते कि नहीं कैसे भारतीय हमारे विद्यार्थी भाई लोग को मारा जा रहा है, बता पाते, नहीं बता पाते। तो उस समय ये सब का विकास हो गया था, इसीलिए राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये सब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे राष्ट्रवाद के उदय का कारण को समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बताएं। राष्ट्रवाद बताए पूछेगा तो आप कथन लिख दीजिएगा, कहानी के टाइप नहीं लिख दीजिएगा। अब यहां से आता है कि भारत राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए, कहां, भारत। क्योंकि यूरोप में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कहां पढ़ेंगे, भारत में पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर, अब किसी भी चीज को आप अलग अलग वर्गों में, खंड खंड में बांट कर पढ़ेंगे तो पढ़ना काफी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी को भी आप देखते होंगे, जीव जंतु को बांटते हैं, कई भाग में बांटते हैं, नहीं बांटते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी
कई कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या थे? कई कारण थे। तो हम पहला कारण पढ़ेंगे। पहला कारण क्या है? राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या है? राजनीतिक कारण है। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीति से क्या थे? संबंधित थे। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वह राजनीतिक कारण हो, चाहे वह धार्मिक कारण हो, चाहे वह सामाजिक कारण हो, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन संबंधित किससे था? तो ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीति से, अंग्रेज के प्रशासनिक नीति से ही संबंधित था। क्या चीज? ये कारण। कौन सा कारण? राष्ट्रीय चेतना के जागृति का कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के शासन, प्रशासन और नीति। ब्रिटिश सरकार की, अब ब्रिटिश सरकार की क्या, आगे देखते हैं। देखिएगा, गर्मी लग रहा है, लग रहा, क्या करिएगा, पंखा घुमा लीजिएगा तो फिर हम ही भीग जाएंगे। देखिए इधर गर्मी लगने दीजिए, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? देखिए, तो बता रहे थे कि ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति से संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी नीति के क्या थे? पोषक थे। यहां से पॉइंट बनता है कि जो ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेज था, वो कौन सा नीति का पोषक था? उसे कौन सा नीति सबसे प्यारा लगता था? तो प्यारा ये लगता था साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति मतलब समझते हैं? साम्राज्यवादी नीति मतलब ये हुआ कि इसको इस बेंच पर तनिक जगह दे देंगे बैठने के लिए, तो धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते पूरा बेंच हड़प लेगी। इसको कहते हैं बेंचवादी नीति। इसको क्या कहते हैं? बेंचवादी नीति। अब साम्राज्य मतलब समझते हैं? तो अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आया? 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया। अंग्रेज क्या करने आया? व्यापार करने आया। क्या करने आया? व्यापार करने आया। और टेब रहा था कि अभी भारत में मजबूत राजा, जानते हैं जब आया था तो राजा कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। अकबर मरे 1605 ईस्वी में। कब मरे? 1605 ईस्वी में अकबर का राम नाम सत हो गया। ठीक है। उसके पश्चात बनते हैं हुमायूं। कौन बनते हैं? हुमायूं। हुमायूं के पश्चात कौन बनते हैं? हुमायूं के पश्चात बनते हैं, कौन बनते हैं? देखिए, आए हुमायूं का दिल बनेगा जी। हुमायूं तो बेटा हुआ करता था अकबर ना। ठीक है। तो अकबर के पश्चात बन जाएगा आपका जहांगीर। कहां बने, कौन बनेगा? जहांगीर। जहांगीर बनेगा। और जहांगीर के बाद बनेगा शाहजहां। शाहजहां जो ताजमहल बनाया, किसके लिए बनवाया था बताइए? किसके लिए? मुमताज के लिए। सोचिए, मुमताज के लिए। और आप लोग भी बोलते हैं कि ताजमहल बना देंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो ताजमहल बनवा रहे हैं वो तारा पहले मरने दीजिए उसको, ठीक है? उसके बाद जिंदा रहते हुए ताजमहल नहीं बनता है। और याद रखिए, मुमताज कहिएगा खूब सुंदर थी क्या? अरे सुंदर नहीं थी, हम देखे जाके। ठीक है, सुंदर नहीं थी। आपको नहीं पता है? अरे फोटो में देखे। ठीक है। शाहजहां के बाद कौन बनेगा? औरंगजेब। कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। और जानते हैं मुगल वंश में ये पहला, अंतिम, पहला नहीं, पहला तो अगर बात करें तो इससे पहले हो जाएगा, पहला भी जान लीजिए कौन होगा? हुमायूं। इसके बाद कौन होगा? बाबर। तो बाबर से लेकर कहां तक? औरंगजेब तक जो भी शासक हुआ सब काफी शक्तिशाली हुआ। ये भारत में शासन किया। ठीक है। ये नहीं कि भारत को लूटने का काम किया, लूट नहीं रहा था भारत में, भारत में शासन कर रहा था। लेकिन और ये अंग्रेज भी था। कब आया हुआ है? कब का आया हुआ? 1600 ईस्वी को आया अंग्रेज। जब 1600 ईस्वी को ये अंग्रेज आया तो देखा कि अकबर शासन कर रहा है। 1605 में मरा। अकबर ही शक्तिशाली था, जहांगीर भी शक्तिशाली था, शाहजहां भी शक्तिशाली था, औरंगजेब तो और शक्तिशाली था। और कट्टर क्या था? इस्लामिक सत्ता का को मानने वाला था। तो लेकिन इंतजार कर रहा था कि जब शासक कमजोर होगा तब हम क्या करेंगे? साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तब तक क्या कर रहा है? ये सिर्फ व्यापार कर रहा है। और ये सिर्फ व्यापार करने के लिए ही कहां आया है? भारत आया है। तो औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 में।
और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है, तब ये भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना क्या करता है, शुरू करता है। और जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करता है, तो इसी कारण, और उस समय भारत की अगर हम बात करें तो सबसे समृद्धशाली प्रांत था बंगाल। कौन था? बंगाल सबसे समृद्धशाली प्रांत था। सबसे उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल को। क्यों? क्योंकि गंगा डेल्टाई क्षेत्र में था, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच में बसा हुआ क्षेत्र था, खूब उपजाऊ भूमि हुआ करता था, खूब ज्यादा सूखी संपन्न था। और अंग्रेज का काला नजर सबसे पहले कहां पड़ता है? बंगाल पर ही पड़ता है। और जब बंगाल पर अंग्रेज का काला नजर पड़ता है, बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करता है। इसी कारण सबसे पहले होता है प्लासी का युद्ध 1757 में। इसमें अंग्रेज भारतीयों को, ये अंग्रेज बंगाल के नवाब को हरा देता है। बताइए, जो अंग्रेज आया था व्यापार करने के लिए, वो हरा दिया किसको? बंगाल के नवाब को। अंग्रेज का मन और बढ़ जाता है कि बंगाल पर तो अधिकार कर लिए, और लड़ेंगे, और दूसरा राज्य पर भी क्या करना, अधिकार करना है। फिर आगे जाकर बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना को हराने के बाद इलाहाबाद का संधि करता है, और सीधा सीधा कहता है अब हम क्या करें, बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में, सब में दीवानी अधिकार मिला उसको। बोला हम टैक्स की क्या करेंगे, वसूली करेंगे। क्या यही करने आया था अंग्रेज? अंग्रेज क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। लेकिन भारत में भारतीयों के कमजोरी की वजह से, ठीक है, क्या करने लगा, टैक्स की वसूली करने लगा। तो ये सब के कारण भारत, अब यही है साम्राज्य विस्तार। अब इस प्रकार से बंगाल को जीता ना, फिर जाएगा अवध को जीतेगा, फिर इसी प्रकार से मैसूर को जीतेगा, फिर इसी प्रकार से किसको जीतेगा, कर्नाटक को, इसी प्रकार से हैदराबाद, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रदेश, सबको धीरे धीरे, झांसी, सतारा, संबलपुर, सबको जीत लेता है। और सबको जीतेगा तो साम्राज्य कम होगा कि बढ़ेगा? इसी प्रकार से धीरे धीरे एक एक साम्राज्य को वो क्या करता गया, बढ़ाता गया। उसी नीति को क्या कहते हैं? इसी नीति को क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी नीति। यानी एक एक करके धीरे धीरे सभी देशी रियासत पर अधिकार करते गया, और इसी नीति को कहा गया साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो इसी नीति का पोषक था कौन? अंग्रेज। यहां तक में कोई दिक्कत? सन क्या, सन तो है ये नहीं, 1858 होगा, 1858। सन 1858 ईस्वी में महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अब देखिए, महारानी, कहाँ की महारानी? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी घोषणा करती है कि मैं घोषणा करता हूं कि भारत में जो भी राज्य है, जो भी देशी रियासत है, 1858 के बाद वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। यानी वो अब अंग्रेज का गुलाम हो गया। ये घोषणा कर दी। उसके घोषणा करते ही भारत पूर्ण रूप से क्या हो गया? अंग्रेजों का गुलाम हो गया। ये बात याद रखना है। और इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई। जब इस बात का घोषणा हुआ, तब भारत में जो देशी रियासत हुआ था, उस रियासत का कान खुला कि अब तो हम गुलाम हो गए किसका? अंग्रेज का। हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये सब में लहर आया क्या चीज का? आजादी का। कि अंग्रेज को अब क्या करना है? भगाना है। अंग्रेज को क्या करना है? और जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए, और लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगा। और याद करिए, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह होने के बाद ही न हुआ था 1858 का। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, और उसके बाद कहा कि नहीं, अब जितना भी देशी रियासत है सब किसके अधीन है? अंग्रेजों का अधीन है। और धीरे धीरे अब इस दमन चक्र को कुचलने लगा अंग्रेज। क्या करने लगा? कुचलने लगा अंग्रेज। क्या महात्मा गांधी अभी तक हैं? अभी तक महात्मा गांधी का जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद का उदय शुरू हो चुका है। और पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो याद रखना है, बोल दीजिएगा 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद।
तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, 1857 के क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और याद करिए, ये एक ऐसा क्रांति था कि अगर सभी भारतीय एकजुट होकर एक साथ अगर क्रांति करते तो हम लोग 1857 के क्रांति में ही क्या हो जाते? आजाद हो जाते। लेकिन कुछ चाटों का, कुछ तलवा चाटने वाला, कुछ ऐसे देशी रियासत भी था जो किसका साथ दिया? अंग्रेज का ही साथ दिया। जैसे वर्तमान समय में भी देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है वहां का न्यूज एंकर जाकर उसको क्या करेगा? उसी का सपोर्ट करेगा, सरकार का सपोर्ट करेगा। गलत का साथ देना क्या गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए, ये हमेशा सीखिए। तो होता क्या है कि कई दमन चक्र चलाया, अब राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। अब हर भारतीय के मन में एक ही बात चलता है कि किसी न किसी तरह से अंग्रेज को क्या करना है? भारत से भगाना है। अब राष्ट्रवाद का उदय भारत में हो चुका है और इसी राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए अंग्रेज भी कई कदम उठाएगा, कई दमनकारी चक्र, कई दमनकारी कदम उठाएगा। उसी में एक है 1878 में तत्कालीन वायसराय। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। ये लॉर्ड लिटन एक कदम उठाते हैं कब? 1878 ईस्वी में कदम उठाते हैं, लाते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या लाते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस पर एक्ट के तहत प्रेस पर क्या लगाते हैं? कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब क्या था ये समझते हैं? इसमें कहा गया कि वैसे समाचार पत्र जो अंग्रेज के विरुद्ध समाचार पत्र में कुछ छापेगा, कुछ भी गलत छापेगा, जिससे भारतीय जनता भड़क उठे, जिससे भारतीय जनता अंग्रेज का विरोध करने लगे, ऐसा कुछ भी लिखा पेपर में तो पेपर छापने वाला मशीन सहित, पेपर सहित, व्यक्ति को सहित सबको उठा लिया जाएगा। ये था, सोचिए, यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो बताइए, कोई प्रेस में, अब बताइए अगर ये नहीं लागू होता, अंग्रेज हम लोगों पर अत्याचार करता तो पेपर में छापते कि नहीं छापते? चढ़ाए बढ़ाए खूब लगाए बजाए के छापते, नहीं छापते जी? जैसे घर आसपास में देखते होंगे, जैसे आपको रास्ता में इसको कोई मारा, मान लेते हैं मारा, उधर से हम जा रहे हैं, उधर से मिल गए, और बाद ये रोने लगेगी, खूब रोने लगेगी, जोर जोर से रोने लगेगा। उसके बाद इसको एक थप्पड़ मारा, बोलेगी हमको डंडा से मारा, बांस से मारा, खूब मारा, सब मिलकर मारा, 4-5 को मिलकर मारा है। तो मतलब क्या होगा? हमारे दिमाग में क्या सेट होगा? बहुत मारा होगा, आप नहीं छोड़ना है, होगा कि नहीं होगा? तो पेपर में यही होता था, अखबार में यही होता था कि भारतीय लोग जो था, भारतीय लोगों के साथ जो अत्याचार होता था, उस समय के जो शिक्षित व्यक्ति थे ना, जो साहित्यकार थे, वो सब लिख देते थे कि किस प्रकार से अंग्रेज हम पर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। और उसको जो पढ़ता था राष्ट्रवादी लोग, क्रांतिकारी लोग, एकदम खून खौल जाता था, अंग्रेज को दबा दबा के मारता था, ऐसा होता था। लेकिन कुछ भारतीय भी ऐसा था जो अंग्रेज का चाटुकार था, जो अंग्रेज का ही क्या देता था? साथ देता था। और इसीलिए कहता है कि सब जगह से आप जीत जाइएगा और किससे हार जाइएगा? अपने लोग से हार जाइएगा। सब जगह से जीत सकते हैं लेकिन अपने लोग से आप हार जाइएगा। यही कारण था 1857 के क्रांति में हम लोगों की क्या हुई? 1857 के क्रांति में शिक्षित लोग भी साथ नहीं दिया। सोचिए, शिक्षित लोग भी साथ देता तो बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा नेतृत्व करता भी नहीं था, इसलिए हम लोग हारे। और फिर मन बढ़ गया किसका? महारानी का। महारानी का नाम क्या है? और बोली अब पूरा देश में जितना देशी रियासत है सब किसका है? अंग्रेज का, अंग्रेज के अधीन है। ठीक है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। अब आगे देखिए, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? बात समझ में आया? कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन लाए थे। ये पहला कदम था। पहला कदम मतलब ये कदम था। अब आगे देखिएगा, अगले ही साल सन 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए अब क्या बोला? फिर अगला साल एक कानून पारित कर देता, किसके खिलाफ? भारतीय के खिलाफ, कि अब भारतीय लोग बिना अंग्रेज के पूछे हुए कोई भी हथियार नहीं रख सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र, क्योंकि अस्त्र शस्त्र रखता था भारतीय तो अंग्रेज पीटता था, इधरों से चलता था गोली।
इधर से डंडा चलता था, तलवार चलता था, जो भी रहता था सब चलता था। तो लाया कानून बनाकर क्या 1879 ईस्वी में कौन सा एक्ट, तो आर्म्स एक्ट अभी भी लागू है। आप लोग को पता है क्या हम लोग हथियार रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अगर आर्म्स एक्ट लागू नहीं रहता तो अभी हम लोग रखते, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हथियार रखते, ऐसा एकदम पूरा दरोगा पुलिस जैसे, समझ रहे हैं ना। रखेंगे तो आर्म्स एक्ट लागू होगा, चल जाइएगा भीतर। तो 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट आया, तो क्या ये उस समय के लिए गलत था कि नहीं था? गलत था, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। तो भारतीय अपना रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र रख सकता था कि नहीं रख सकता था? रख सकता था। तो ये भी कदम था। क्या इससे भारतीय खुश होगा? क्या इस प्रेस एक्ट से भारतीय खुश होगा? यही न चलेगा। यही सब अंग्रेज कर रहा है, जिससे भारतीय के शरीर में क्या उठ रहा है? आग। और ये आग एक दिन आएगा ऐसा कि अंग्रेज को दबा कर भगा देगा। कहां? इंग्लैंड। होगा कि नहीं होगा? ये राजनीतिक कारण है। आगे देखिएगा, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रकों पर बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत इसके मुकदमा सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। अब देखिएगा अब क्या होता है, समझिएगा। 1883 ईस्वी में आता है कौन बिल? इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल आता है? इल्बर्ट बिल आता है। उसको जगह दूध पर खींचो उसको, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ना है नहीं ना, ध्यान से बढ़िया से बैठो, सीधा ऐसे बेंच पर हटाओ सब, हाथ बेंच पर रख के एकदम मौज से सो जा। बराती आए हो, आराम से देखो, समझ में आ रहा ना अच्छा से? तो देखिएगा, तो कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल आया। कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल पारित हुआ। क्वेश्चन रहेगा इल्बर्ट बिल कब आया? आर्म्स एक्ट कब आया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? कौन लाया? लॉर्ड लिटन लाया। कौन लाया? लॉर्ड लिटन लाया। वेरी गुड। तो इल्बर्ट बिल पारित होना भी राष्ट्रकों को बल दिया और इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति के फौजदारी मामलों की क्या सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। इस बिल में क्या था? इस बिल में ये था कि कोई भी मामला होगा, कोई भी मामला नहीं, फौजदारी मामला। फौजदारी मतलब क्या होता है पता? मारपीट वाला मामला। अगर मारपीट वाला मामला, दो मामला होता था, एक फौजदारी होता था, एक दीवानी होता था। दीवानी में रुपया पैसा वाला और फौजदारी में मारपीट वाला। तो फौजदारी मामला जब होता था ना, तो उसमें कहा गया कि अभी फौजदारी मामला है, यूरोपीय और भारतीय के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका मुकदमा जो होगा ना सामान्य न्यायालय में ही होगा। सामान्य न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाकर नहीं होगा, सामान्य न्यायालय में होगा। और उस विशेषता अधिकार को समाप्त करना था। और यह भी था इल्बर्ट बिल में कि पहले जो यूरोपीय हुआ करता था ना, उसका सुनवाई यूरोपीय जज ही करेगा। उसका सुनवाई कौन करेगा? लेकिन इसमें बदला गया, कहा गया कि ना अब यूरोपीय लोग का सुनवाई भी भारतीय जज भी कर सकता है। उस समय जो पढ़े लिखे थे भारतीय जज, उसको भी ये अधिकार दिया गया कि नहीं अब भारतीय जज भी कर सकता था। तो ये तो आपको बोल सकते हैं कि भारत के क्या था? हित में था। भारत के क्या था? हित में था। ये समाप्त कर दिया गया। जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था, यूरोप के निवासी को क्या प्राप्त था? ये यूरोपीय जज ही क्या करेगा? यूरोपीय लोगों पर फैसला सुनाएगा, उसका सुनवाई करेगा, जिसके अंतर्गत उनके मुकदमा सिर्फ कौन करेंगे? यूरोपीय जज। तो बता ही दिए, यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया। कहा विरोध क्यों किया? क्योंकि अधिकार खत्म कर दिया। कहा भारतीय जज भी यूरोपीय की सुनवाई को देख सकता है, इसीलिए यूरोपीय क्या किया? विरोध किया। और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। और सरकार को इस बिल को क्या करना पड़ा? अब जब सरकार इस बिल को वापस लेगा तो क्या हम भारतीय खुश रहेंगे? हम लोगों को कुछ तो अधिकार मिला था, जो है यूरोपीय लोग पर हम क्या कर सके? फैसला दे सके। लेकिन यह अधिकार भी हमसे क्या किया गया? छीन लिया गया। तो क्या
ये भी घाव के तरह दिल में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसी तरह सन 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्य की संख्या में क्या कर दिया गया? वृद्धि। देखिए 1899 ईस्वी में क्या पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। क्या पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कौन पारित किया? कर्जन। कौन पारित किया? कॉरपोरेशन एक्ट कर्जन। कॉरपोरेशन एक्ट कर्जन। कब? 99 में। क्या किया गया पता है? तो ये किया गया था कि नगर पालिका जो काफी विकसित क्षेत्र हुआ करता था ना, वहां नगर पालिका की स्थापना किया गया था। क्या चीज की स्थापना? नगर पालिका की स्थापना किया गया था, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की संख्या को क्या किया गया? कमी कर दिया गया। कहा गया कि अब नगर पालिका में जो चुनाव होगा ना, उसमें जो चुनकर सदस्य आता है ना, उसको क्या करेंगे? कम करेंगे, और हम अपने मन से अपना अपना व्यक्ति को क्या करेंगे? नियुक्त कर देंगे। तो ये गलत था कि नहीं था? नियुक्त अगर करता तो अंग्रेज अपना व्यक्ति करता कि भारतीय व्यक्ति को करता? अपना व्यक्ति को करता। और निर्वाचित जो होता उसको चुनता कौन? भारतीय चुनता। तो निर्वाचित होने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? कम, और नियुक्त होने वाला व्यक्ति ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में भी, नगर पालिका में भी अधिकार सबसे ज्यादा किसको हो जाएगा? कर्जन को हो जाएगा। इसीलिए आया। इससे भी व्यक्ति क्या हो गया? नाखुश। सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। फिर आगे देखिए 1904 ईस्वी में क्या आया? विश्वविद्यालय अधिनियम आया। और विश्वविद्यालय अधिनियम आता है तो क्या कहा गया कि विश्वविद्यालय के ऊपर भी किसका अधिकार रहेगा? नियंत्रण रहेगा। किसका नियंत्रण रहेगा? अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा। ये फिर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया कौन? कर्जन। सोचिए, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एकदम भाई भाई की तरह रहते थे, एकदम भाई मिलजुल कर रहते थे। ये अंग्रेज को अच्छा नहीं लग रहा था, और बंगाल का विभाजन कर देता है 1905 ईस्वी में, हिंदू और मुस्लिम दो भागों में। कहता है कि नहीं, शासन प्रशासन अच्छा से नहीं चल रहा है। कौन? कर्जन। कर्जन क्या बोला ना, बंगाल में शासन प्रशासन अच्छा से नहीं चल रहा है, इसीलिए बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। दिमाग में चल रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम में बंगाल को क्या कर देंगे? मार देंगे, लड़ाई लगा देंगे। तो सोचिए 1905 ईस्वी में बंगाल दो भागों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश है। इससे पहले वो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश कहते हैं ना, वो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको 1971 ईस्वी में आजादी मिला, और उसी का नाम बदलकर क्या किया गया? बांग्लादेश किया गया। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर किया। सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कहा इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था? हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, लड़ जाएगा आपस में, बीच में मुखिया बन के क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। कौन? लॉर्ड कर्जन। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ। इससे भारतीयों में काफी क्या हुआ? रोष। ठीक है। और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। क्या है जी? बलवती। मतलब ये समझिए कि राष्ट्रवादी भावना क्या होती गई? बढ़ती गई। आगे चलकर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार जब लगता है तो वहां इंग्लैंड के राजा आते हैं, उसका काफी विरोध होता है। तो राजा क्या करते हैं? बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिएगा, सन 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया। अब देखिए कहा गया, अब कुल मिलाकर महात्मा गांधी अभी कहाँ है पता है? अभी अफ्रीका में है। महात्मा गांधी कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका जो वासी है उस पर भी अंग्रेज क्या कर रहा है? अधिकार किए हुए है। ठीक है, सरा गए। तो कुल मिलाकर अफ्रीका में भी जो भारतीय है उस पर अत्याचार अंग्रेज कर रहा है। तो महात्मा गांधी गए थे अफ्रीका वकालत करने के लिए। ठीक है। तो वहां भी महात्मा गांधी के साथ भी भेदभाव होता है। ट्रेन से महात्मा गांधी को फेंक दिया गया। बताइए, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटा के महात्मा गांधी ट्रेन से जा रहे थे, कहां से कहां?
तो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो एक स्टेशन मिलता है सेंट पीटर्सबर्ग। उसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को क्या किया जाता पता है? कहता है अंग्रेज काला लोग मेरे बगल में बैठ के जाएगा। और महात्मा गांधी चूंकि वकील थे, तो होता क्या है पता है? महात्मा गांधी कहते हैं मेरे पास टिकट है, हम नहीं जाएंगे, मेरा अधिकार है। और चूंकि उस समय क्या संविधान था? नहीं। अंग्रेज उनको धक्का मारकर स्टेशन से क्या कर दिए, ट्रेन से क्या कर दिए, बाहर फेंक दिए। और उसी दिन महात्मा गांधी प्रतिज्ञा किए जब तक भारतीयों को अफ्रीका में उसका अधिकार नहीं दिला देंगे, आजादी नहीं दिला देंगे, तब तक हम अफ्रीका से नहीं जाएंगे। 21 साल तक रहे। कितना साल तक रहे? 21 साल तक रहे अफ्रीका में, और अफ्रीका में रहकर अफ्रीका वासी को उसका अधिकार दिला देते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, कहां? भारत। ठीक है, और 9 जनवरी को आते हैं, इसीलिए मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ? देशद्रोही सभा, यानी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 10 गो 20 गो व्यक्ति इकट्ठा होकर कहीं सभा नहीं कर सकता। अगर सभा करेगा तो कूट दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, गोली चलेगा, लाठी चलेगा। कौन बोला? अंग्रेज बोला। कानून बना दिया, तो कोई 10 गो 20 गो सभा आदमी बैठ कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो ये भी हुआ था। बताइए ये सब के कारण क्या भारतीय खुश होगा? नहीं होगा। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया। कहा गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पहले ही था, बाद में फिर आया 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट। इंडियन भारतीय जो प्रेस है उस पर भी कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया, और कहा गया कोई भी उत्तेजित लेख लिखेगा, छापेगा जिससे दंगा होने की संभावना हो, उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, ये था राजनीतिक कारण। आगे, डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सबके द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्र के बीच दूरियां घटने लगी। रेल से जाने में कितना देर लगेगा? तुरंत पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? ठीक है। स्थानीयता समाप्त हुई। एक केंद्र दूसरे केंद्र से क्या हुआ? जुड़ा। एक का बोल सकते हैं कि विचार दूसरे के साथ क्या हुआ? बटा। यानी एक विचार दूसरे में, दूसरे के विचार तीसरे में, यानी राष्ट्रवाद का जो विचार था, भावना था, पूरा देश में क्या होने लगा? फैलने लगा। ठीक है, पूरा देश में क्या होने लगा? फैलने लगा। ठीक है, इसको एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ने लगा, और राष्ट्रवाद के विकास में क्या बनाइए? सहायक। कौन? रेल, टेलीग्राफ लाइन और व्यवस्थित परिवहन। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी लोगों को मिली। यानी कहने का मतलब अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत में विकास हुआ, लोग अंग्रेजी में भी पढ़ना जान गए। जब अंग्रेजी में पढ़ना जान गए, तब लोगों को इससे प्रजातंत्र के बारे में जानकारी मिला, फ्रांसीसी क्रांति का जानकारी मिला, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लोग कैसे लड़े, कैसे उसको आजादी मिला, ये सब का जानकारी मिला। लॉर्ड मोंटेग्यू और रूसो जैसे विचार से भारतीय प्रभावित हुए। लॉर्ड मोंटेग्यू और रूसो ये क्या थे? ये साहित्यकार थे। ये अच्छा बात लिखते थे कि जो देश गुलाम है उसको आजादी कैसे मिलेगा। ये सब लोग पढ़े, और पढ़ने से लोग काफी क्या हुए? प्रभावित हुए। अब वे उत्तरदायित्व और नवीन कानून से क्या होकर? अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे कि नहीं, मेरा जो अधिकार है चाहे जैसे मिलेगा, लड़कर लेंगे आजादी। किससे? अंग्रेजों से आजादी लेंगे। किससे लेंगे? अंग्रेजों से। तो ये था आपका राजनीतिक कारण। खत्म हुआ राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण अब आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मजा आया? यहीं तक रहने देते हैं, बंद करिए इसको आप। ठीक है।